इनका मिलने का लालू प्रसाद से कोई कार्यक्रम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। अचानक से ये प्लान बना, जब मौर्या होटल में मिलने से इनकार कर दिए, तेजस्वी यादव दौड़ करके गए, इनको रिसीव किए, उनके साथ भी मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। एक दिन पहले खबर किया था हम लोगों ने, क्या खबर किया था? खबर ये था कि लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी जी बिल्कुल। लालू प्रसाद ये फैसला ले सकते हैं कि किसे क्या बनाना है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू प्रसाद को ऑथराइज किया गया और लालू प्रसाद ने पूरा का पूरा ऑथोरिटी जो है तेजस्वी यादव को दे दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। बिल्कुल गेम पलट गया। वहां बैठी हुई मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, सारे लोग इंतजार ही करते रह गए और पूरा का पूरा गेम बदला हुआ नजर। नीतीश कुमार की तरह आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि ये उनका अंतिम दौर चल रहा है। बिल्कुल। इसलिए वो कोई भी फैसला लेंगे तो उस फैसले का बहुत ज्यादा उनको लंबे राजनीतिक जीवन को नहीं देखना है उनको। क्योंकि नीतीश कुमार का 15% वोट जो है कांस्टेंट है और ऐसी स्थिति में उनको कोई ना कोई गठबंधन अपने पास रख ही लेगा। लेकिन चिराग पासवान के पास ये वोट अभी कांस्टेंट नहीं हुआ है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है अभी पूरी तरह से। सीटों का आ जाना और बाकी की चीजों का हो जाना एक अलग बात है, लेकिन 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग के समझौते से ठीक पहले इसी तरह की हवा उड़ी थी कि उनको वहां जाकर के 10-12 सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हर रोज की भांति आज भी हम चर्चा गर्म लेकर आए हैं। देखिए, बिहार की राजनीति और सियासत लगातार करवटें बदल रही हैं। लगातार हम भी उस करवटों से जो अंदर की खबरें हैं निचोड़ कर आप तक ला रहे हैं और तह तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिहार में कल का दिन बड़ा खास था, हमने आपको पहले भी बताया था, और कल भी दिन भर हमारी पूरी टीम ने आपको बिहार के राजनीतिक गलियारों की हर खबर पहुंचाई है। किस प्रकार राहुल गांधी बिहार आते हैं, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है, लालू फैमिली से मुलाकात होती है। उसके बाद एक और बड़ी खबर कल दिन भर तैरती रही, जेपीसी की भी बैठक बुलाई गई थी, जेपीसी की मेंबर भी पहुंचे हुए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा हमने दिखाया। लेकिन उन सब के बाद अब बिहार की सियासत में नया क्या है, किन बातों की चर्चा खूब हो रही है, सीधे हम बाबा से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बिहार की जो आने वाली सियासत है वो किशोर करवट ले रही है और कौन से ऐसे नए दांव, नए पॉलिटिकल पार्टी रच रहे हैं। सीधे बाबा को बुलाते हैं और देखिए आज का जो टॉपिक है वह बड़ा इंटरेस्टिंग। बाबा, 12 घंटे में गेम पलट गया और लालू जो है वो नीतीश कुमार पर भारी पड़ गए। क्या कुछ हुआ है बाबा? एनडीए में सेंधमारी की बात भी कर रहे हैं, राहुल की लाचारी की भी बात भी कर रहे हैं। सागर, कल पूरे दिन आप इन खबरों पर नजर बनाए हुए थे और हमारी पूरी टीम उस पर नजर बनाई हुई थी। अलग अलग हमारी टीमें अलग अलग वॉच कर रही थी कि कहाँ क्या हो रहा है। एक टीम हमारी जो कांग्रेस को वॉच कर रही थी, राहुल गांधी की एक्टिविटी क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोग तस्वीरों में देख रहे थे। दूसरी तरफ जो कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी राष्ट्रीय जनता दल की, वहां भी हमारी नजर थी और इसके अलावे और भी जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी उस पर भी हमारी नजर थी। बिल्कुल। हम थोड़ा सा 24 घंटे से पहले जाएंगे। 24 घंटे से पहले अगर हम परसों रात की बात करें तो एक खबर रात आते आते शाम होते होते तक काफी ट्रेंड कर रही थी और वो था चिराग पासवान का एक बयान। हाँ बिल्कुल। चिराग पासवान ने जैसे ही अपने उम्मीदवार की घोषणा दिल्ली में की, वैसे ही उन्होंने एक बयान दिया और उस बयान के बाद मीडिया उनके पीछे दौड़ गई। मीडिया को उन्होंने बाइट दिया और मीडिया को जब बयान दिया तो उन्होंने उसी बात की पुष्टि भी की। और वो मामला क्या था जो पिछले कई महीनों से, एक महीने से लगभग, पिछले एक महीने से लगातार चल रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों का 70वीं परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए जो डिमांड वो रखे हुए हैं, उसी को लेकर के सारा मामला ये था। ये मामला काफी आप समझिए तो अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है और ऐसे में कोई भी अपनी रोटी सेकने के लिए जब तवा गर्म होता है तो राजनीतिक लोग इसके लिए बहुत तैयारियां करते हैं, पूरा 5 साल तक मेहनत करते हैं और उसका फल चुनावी वर्ष में लेना चाहते हैं जी। और ये चुनावी वर्ष है, आपको ही पता है जी। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये रणनीतियां शुरू हो चुकी हैं। हम कल बात कर रहे थे पंचनामा में संपादक नुमान मिश्रा जी के साथ।
हमने इस विषय पर कि आखिर चिराग पासवान ने जो बात कही है उसके पीछे उनकी रणनीति क्या है जी। तो निश्चित रूप से एक बड़ी रणनीति नजर आ रही है। और इस रणनीति के तहत आपको अगर याद होगा तो आप 2024 का चुनाव बहुत बढ़िया से कवर कर रहे थे, 2020 के चुनाव में भी आप बहुत एक्टिव थे जी। दोनों ही चुनाव में आपने देखा होगा कि जब सीट शेयरिंग के समझौता की बात आई थी तो चिराग पासवान ने एक बड़ा दांव खेला था। उन्होंने 2020 में कोशिश किया था कि एनडीए गठबंधन पर दबाव बनाए कि वो अगर उन्हें उचित सीटें नहीं मिलती हैं तो वो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ करके चले जाएंगे किसके साथ, तेजस्वी यादव के साथ। बिल्कुल, कई बार ये खबरें भी चली, तो 2020 में तो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि उनको पता था कि 2020 में उधर जाने के बाद उनकी राजनीतिक अस्तित्व की जो है वहीं पर समाप्ति हो जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उसके पीछे भी कारण है कि नीतीश कुमार जब गए हैं, नीतीश कुमार चूंकि बड़े औरा के खिलाड़ी हैं और चिराग पासवान अभी राजनीति में नए पन पे हैं, इसलिए दोनों की बातों में थोड़ा अंतर जरूर है। नीतीश कुमार के बारे में आप कह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार का 15% वोट जो है कांस्टेंट है और ऐसी स्थिति में उनको कोई ना कोई गठबंधन अपने पास रख ही लेगा। लेकिन चिराग पासवान के पास ये वोट अभी कांस्टेंट नहीं हुआ है, उन्होंने अपने आप को प्रूफ नहीं किया है अभी पूरी तरह से। सीटों का आ जाना और बाकी की चीजों का हो जाना एक अलग बात है, लेकिन 2024 के चुनाव में सीट शेयरिंग के समझौते से ठीक पहले इसी तरह की हवा उड़ी थी कि उनको वहां जाकर के 10-12 सीटें मिल रही हैं। बिल्कुल। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये दबाव तो निश्चित रूप से बन रहा था और तब चिराग पासवान स्टार थे। बिल्कुल स्टार, क्योंकि जहां वो जिस मीटिंग में जाते थे, जिस जगह वो रैली करते थे, वहां हुजूम जुटता था। भाजपा को डर इसलिए था कि नीतीश कुमार अभी आए हैं, इनका क्या कैरेक्टर रहेगा, किस तरह से ये वोटों को ट्रांसफर करा पाएंगे या किस तरह से मदद कर पाएंगे इंडिया का, ये थोड़ा सस्पिशियस था। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान को मिला। अब चिराग पासवान से आगे निकलिए, हम 12 घंटे में कैसे पलट गया खेल इसकी बात कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जो एक दिन पहले खबर किया था, हम लोगों ने क्या खबर किया था, खबर ये था कि लालू प्रसाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी बिल्कुल, लालू प्रसाद ये फैसला ले सकते हैं कि किसे क्या बनाना है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी में लालू प्रसाद को ऑथराइज किया गया और लालू प्रसाद ने पूरा का पूरा ऑथोरिटी जो है तेजस्वी यादव को दे दिया। तो इसका सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा गेम ही पलट गया। बिल्कुल गेम पलट गया। वहां बैठी हुई मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, तेज प्रताप यादव, सारे लोग इंतजार ही करते रह गए और पूरा का पूरा गेम बदला हुआ नजर आया। रोहिणी आचार्य को बुलाया गया था बाबा पटना जी, उनको स्पेशली इस बात के लिए बुलाया गया था। इसके लिए एक समय फ्रेम बनाया गया है, 2 महीने के अंदर में ये सब कुछ कर लिया जाएगा और मार्च तक चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। इसके लिए 2 लोगों को, रामचंद्र पूर्वे को और चितरंजन गगन को, 2 लोगों को इसके लिए ऑथराइज भी किया गया है और ये लोग चुनाव प्रभारी बन करके चुनाव करवाने की जिम्मेवारी इन लोगों को मिली है। इन सारी बातों को लेकर के ये तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो लालू प्रसाद का फैसला होगा वही होगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बता दूं, आज जिस तरह से लालू प्रसाद ने सारे मामले को डाइल्यूट कर दिया है, उसके पीछे का कारण यही है कि लालू प्रसाद ये जानते हैं कि उनको फैसला क्या करना है, उन्होंने फैसला ऑलरेडी कर लिया। सिर्फ उस फैसले को लोगों तक पहुंचाना है, उसकी प्रक्रिया का एक भाव भंगिमा बनाना है और सब कुछ तय है। मैं आपको इस बात को अभी भी बता रहा हूं कि जब आप देखिएगा कि प्रदेश अध्यक्ष की बात होगी तो कौन सा व्यक्ति उस पर बैठेगा, और बहुत जल्दी मैं बताऊंगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पर कार्यकारी अध्यक्ष, दोनों ही परिस्थिति में मीसा भारती का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। और मीसा भारती का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था, जिस तरह से वो गई थी, इतनी सहज नहीं हो सकती हैं अगर तेजस्वी यादव को सारा पावर दे दिया जाए और तेजस्वी यादव की जो टीम है, जो चौकड़ी है, वो पूरा का पूरा पार्टी अपने हाथ में ले ले और जैसे मर्जी हो वैसे चलाए, क्योंकि आने वाला चुनाव है। चुनाव में मीसा भारती ने भी बहुत लोगों के साथ वादा किया होगा, लोकसभा चुनाव जीत करके आई हैं, कई लोगों के साथ उनका कमिटमेंट होगा कि आपको हम विधानसभा लड़वाएंगे। एक बड़ी नेता हैं, लालू प्रसाद की बेटी है, अपेक्षाएं भी लोगों को होंगी, तो वो अपेक्षा कौन पूरा करेगा? तेजस्वी यादव तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का पूरा लॉबी है। उस लॉबी में जब फैसला होगा तब जाके तेजस्वी यादव उस फैसला पर मिलेगा ना बाबा तेजस्वी यादव। ठीक है, पावर मिला है, तो ये पावर है कहां अभी? जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कौन सा पावर? चयन हो जाने के बाद यदि अध्यक्ष मान लेते हैं किसी को बना, अभी अब कुछ फैसला ले ले और लालू प्रसाद यदि मान लेते हैं कुछ फैसले को काट दें, तो क्या होगा? पार्टी का अध्यक्ष तो वही है ना। ये एडहॉक पावर पे ना है। आपको अगर जमीन पट्टा पे दिया जाए
तो उसके मालिक तो नहीं बन जाएंगे ना। बिल्कुल। जिस दिन मालिक को जो पैसा आपने दे करके पट्टा पर लिया है वो पैसा वापस कीजिएगा, वो मालिक वापस कर देगा, जमीन उसका हो जाएगा। ये सारी स्थितियां बन रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हुई है ना कि लालू नीतीश पर कहीं ना कहीं भारी पड़ गए हैं। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि लालू प्रसाद ने 2015 में अपने दोनों बेटों का हाथ नीतीश कुमार के हाथ में दे दिया था। और यहां से दोनों को अलग ठप्पा लगा करके नीतीश कुमार ने राजनीति में प्रवेश कराया। और प्रवेश भी ऐसा कराया कि आप जानते हैं कि अगर अच्छे टीचर हों तो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली कहा जाता है कि ये अच्छा स्टूडेंट होगा। बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ कि अब जब नीतीश कुमार को अपने बेटे को लॉन्च कराना है तो ये आनाकानी कर रहे हैं। अच्छा, हाँ ये तो बात है। अगर आनाकानी नहीं कहते तो तेजस्वी यादव का इतना तल्ख बयान नहीं आता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक्सेप्ट तो कर रही है लेकिन जो चाह रहे हैं नीतीश कुमार उस हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो एक बड़ा वैक्यूम यहां भी आकर के खड़ा हो गया है। और लालू नीतीश में कहीं ना कहीं जो ऊपर नीचे का खेल चल रहा था, इस बार लालू के कंधे पर सवार होकर के बार बार भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार डराते थे कि हम मैके चले जाएंगे, वो अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि बैरियर लग चुका है। और अगर जाते भी हैं तो इनको शर्त क्या होगी आप समझ ही सकते हैं। अब एक ही शर्त है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़िए। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी इधर छोड़ेंगे कि उधर छोड़ेंगे, ये फैसला नीतीश कुमार को करना है, या छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे इसका भी फैसला उन्हीं को करना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री के और कई दावेदार हो गए हैं। चिराग पासवान भी उसमें खड़े हैं, प्रशांत किशोर खड़े हैं। और प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की जो दोस्ती है वो इधर देखने को मिली है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर को लेकर के चिराग पासवान ने कहा था, जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तब वो थे नहीं देश में, विदेश में थे। जैसे ही लौट करके आए सबसे पहला बयान उन्होंने दिया कि नहीं, इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, गलत हुआ है। परीक्षा में धांधली की बात भी उन्होंने की। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेरे भी परिवार के बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं। कल जब हमने अरुण भारती से बात की, चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं, उनके जीजाजी भी हैं, जमुई से सांसद हैं, उन्होंने कहा कि देखिए लाठीचार्ज हुआ है जो उसके खिलाफ हम लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से उन्होंने एकदम क्लियर कट बयान दिया है। बाबा हमारे ही चैनल पे उनका बयान है, एक्सक्लूसिव उनका इंटरव्यू है। और उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जिस कसन में वो बोला है, जिस तलखी में उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ कहा है कि जेपीसी की बात कर रहे हैं आप। आपने वक्फ बोर्ड पे सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड पर आखिर किसने जेपीसी लाने की बात की थी। हमारे नेता ने कहा था कि इसमें अभी और संशोधन की जरूरत है, ठंडे बस्ते में रखिए, इसको पहले लोगों से विचार करवाइए और सबकी सहमति के बाद लागू कीजिए। दैट मीन्स कि वो इस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। उनका वोट बैंक का है, इसमें उनका भविष्य जुड़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जेपीसी का अड़ंगा लगा देना भी एक तरह से नाकारना ही होता है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जाते हैं उनके दही चूड़ा में, चलिए हम मान लेते हैं कि सारी स्थितियां परिस्थितियां बनी होंगी, पूजा कर रहे थे, सब मान गए हम, उन्होंने कहा हम उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन इस सब होने के बाद आपने देखा कि उसके बाद क्या हो रहा है। नीतीश कुमार की सरकार को डायरेक्ट उन्होंने टारगेट किया है, किया तो है इस बीपीएससी आंदोलन को लेकर के। और इसमें एक और बड़ी बात हुई है जी, मैं बार बार कह रहा हूं, तीसरे मोर्चे की बात। और यही बात संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कहा है। लेकिन वो परिस्थितियां बहुत विकट होंगी, इतनी आसान नहीं है कि उठे और चल दिए जोड़ा लेकर के। नीतीश कुमार की तरह आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार को पता है कि ये उनका अंतिम दौर चल रहा है, बिल्कुल। इसलिए वो कोई भी फैसला लेंगे तो उस फैसले का बहुत ज्यादा उनको लंबे राजनीतिक जीवन को नहीं देखना है उनको। लेकिन आप कोई भी फैसला लेते हैं, ये युवा हैं और ये इन युवाओं को यदि मौका मिलता है तो ये जब फैसला लेंगे तो इनके फैसले को आज नहीं, आज से 10 साल 12 साल 15 साल तक कोट किया जाएगा। बिल्कुल, जैसे नीतीश कुमार के बारे में कोट किया जाता है कि नीतीश कुमार बार बार पलट जाते हैं। ये सभी परिस्थितियां जो बन रही हैं, उन परिस्थितियों में एक बात तो निश्चित रूप से है कि नीतीश कुमार की चुप्पी और जो टूट रही है तो कटघरे में खड़ा हो जा रहे हैं। शब्दों के चयन में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उलझ जा रहे हैं। आज भी उस जो हम बात कर रहे हैं उसके 12 घंटे पहले, माफ कीजिए, कल 24 घंटे पहले 24 घंटे पहले उन्होंने एक बयान दिया। उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जब से पोशाक योजना हमने शुरू किया है, कल भी मैं इस पर चर्चा कर रहा था, बहुत लोगों ने बहुत तरह से इसको विवेचित किया है। लेकिन सिंपल सी बात है कि कभी कभी होता क्या है कि शब्दों के चयन में
हाँ, थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, भूल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। ये बातें हम डॉक्टर है नहीं कि हम बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बातें कही कि कल कहाँ बच्चियां पहनती थी कपड़ा, यानी उनके कहने का मतलब था कि ड्रेस के मामले में उनका कहना था, पोशाक के मामले में था, क्योंकि उन्होंने पोशाक मुहैया करवाया है। बिल्कुल, उनके कहने का मतलब ये था। शायद अब इसी बात में उलझ गए हैं वो। हाँ, वहां पे नेता भी जो थे असहज हो गए, सम्राट चौधरी बिल्कुल। और उसके बाद से आपने देखा कि पूरी किरकिरी हुई, अभी तक ट्रोल हो रहे हैं, अलग अलग बयान। तेजस्वी यादव ने तो उसके लिए अलग से एक एपिसोड ही कर दिया, पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ये सारी परिस्थितियां चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी परिस्थिति जानते हैं क्या है? कांग्रेस की स्थिति सबसे विकट है। आपने कांग्रेस के कई नेताओं का बयान लिया, अखिलेश सिंह के विरुद्ध कितना नाराजगी है, आपने इसको भी देखा। अशोक चौधरी, आज ही मैंने देखा कि जदयू के एक नेता हैं जो पहले हुआ करते थे कांग्रेस में, राजेश तिवारी जी, उन्होंने, राजेश तिवारी ने एक बयान जारी करके जम करके हमला किया है, और अशोक चौधरी को भगोड़ा वगैरह वगैरह क्या क्या बताने के बाद अब वर्तमान जो परिस्थिति है उसमें आप देख लीजिए कि अखिलेश सिंह जो है वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनकी कमिटी को लेकर के, उनके एरोगेंसी को लेकर के, सारी चीजों को लेकर के घिरे हुए हैं। और सीधे तौर पे उन लोगों का कहना ये, जो आप लोग के साथ लोग बयान दे रहे थे, वो कहे कि हम इसीलिए आए ही हैं कि राहुल गांधी को हम ये बताएं कि आपकी पार्टी को इस व्यक्ति ने गिरवी रख दिया, हाईजेक कर लिया है, दलाल वगैरह सब। बिल्कुल, आज आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, हम चर्चा कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे पहले कोई कार्यक्रम नहीं था इनका मिलने का लालू प्रसाद से, कोई कार्यक्रम नहीं था, बिल्कुल नहीं था। लेकिन हो सकता है कि ये स्ट्रेटजी का हिस्सा हो। अचानक से ये प्लान बना, जब मौर्या होटल में मिलने से इनकार कर दिए, तेजस्वी यादव दौड़ करके गए, इनको रिसीव किए, उनके साथ भी मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं था। वहां भी ये बातें निकल कर आई कि लालू जी मिलना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल, ये चर्चाएं चल रही थी कि लालू जी मिलना चाहते हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं था, इन्होंने समय नहीं दिया। लेकिन शाम होते होते तक परिस्थितियां बदल गई और अखिलेश सिंह फिर भारी पड़े। अखिलेश सिंह इतना भारी पड़ गए कि उन्होंने लालू प्रसाद के यहाँ इनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। ये सभी परिस्थितियां, सारी बातें घुमा फिरा करके इस दिशा में आ रही हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लाचारी है। जब जब वो लालू प्रसाद के सामने आते हैं तब तब वो असहज हो जाते हैं या फिर बच्चा बन जाते हैं। हाँ, जिस प्रकार के तल्ख भय बयान आज इन्होंने दिए हैं, बाबा माफ कीजिएगा, कल अपने जो भाषण में इन्होंने कहा है कि संविधान बचाने की बात हो या फिर भाजपा से लड़ने की बात हो, एक बड़ा सरकार बनाने का प्रयास हो, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये केवल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। निश्चित रूप से देखिए, सांगठनिक तौर पर देश में 2 ही पार्टियां हैं, और हमारे संपादक जो बार बार ये बात कहते हैं कि आने वाले 2029 के चुनाव तक आप देखिएगा, 1 नेशन 1 इलेक्शन जब लागू हो जाएगा तो 2 ही पार्टी सिस्टम हो जाएगा, जैसे अन्य देशों में अमेरिका वगैरह में होता है, वो सारा उससे अडॉप्ट किया हुआ ये पूरा फॉर्मूला है। तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि या तो इनके पास जाइए और नहीं तो भाजपा के पास जाइए, यही 2 परिस्थितियां रहेंगी। ऐसी परिस्थिति में एक बात तो निश्चित रूप से कि यहाँ तो जो परेशानी है वो परेशानी है ही, महागठबंधन की परेशानी अब साफ साफ नजर आ रही है, और ये छटपटा करके निकलना चाहते हैं, लेकिन लालू प्रसाद ऐसा ना बेड़ी लगाए हुए उनके पैर में कि अभी निकलने नहीं दे रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर है जहां ये इन पर हावी है। दूसरी तरफ आपको बता दें, ये हो सकता है कि ये भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं लालू प्रसाद, आप समझिएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार कहता हूं कि लालू प्रसाद इनसे बदला ले रहे हैं। वो जो बिल इन्होंने फाड़ा था ना, जिसके चलते लालू प्रसाद को जेल हुआ था और ये सक्रिय राजनीति से अयोग्य घोषित हुए हैं, इसका ये हमेशा अपने जीते जी कभी माफ नहीं करेंगे और बदला लेते रहेंगे, जो बदला वो ले भी रहे हैं। 2024 के चुनाव में आपने देखा, इनसे पूछे बिना आपने सब उम्मीदवार उतार भी दिए, उतार दिया था सब। बाद में थक हार करके इनके पास कोई विकल्प नहीं था तो आना पड़ा इनके पास। दूसरा, एनडीए में मारामारी चल रही है। एनडीए में जो आप चिराग पासवान के बयानों को ले लीजिए, या फिर उपेंद्र कुशवाहा की चुप्पी को ले लीजिए, या फिर जीतन राम मांझी का डिमांड कर देना, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार ने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव शायद मंजूर नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने फिर से प्रस्ताव रख दिया है 122 और 121 का फार्मूला। अच्छा, और उस फार्मूले के तहत नीतीश कुमार बहुत लोगों को अपने साथ रख नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि जो आपके साथ हैं वो आप ही के साथ रहेंगे, यानी चिराग पासवान और जीतन राम मांझी या उपेंद्र कुशवाहा, दोनों में से आप 2 को रखिए, एक आदमी को आप
सीट बांट के दे रहे हैं 5 को, दूसरे आदमी को राज्यसभा भेज रहे हैं, तो उन दोनों को सीट आप क्या दीजिएगा? आप समझिए 121 में, 122 में मैं जीतन राम मांझी को दे दूंगा, जैसे 7 को पहले दिए थे वैसे 7 को दे देंगे। लेकिन जीतन राम मांझी भी कम खिलाड़ी नहीं है, वो उस खेमे में जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बार बार याद दिला रहे हैं कि यही ना हमको बोले थे विधानसभा में, क्या बोले थे? बोले थे। इसके अलावे एक और बात जो आप चर्चा कर रहे थे, मुकेश सहनी को अपने खेमे में लाने के लिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार एक प्रयास जरूर करेंगे। अब उसके आगे की कहानी क्या होती है? आप कुछ कह रहे थे। वो तो जीतन राम मांझी के बारे में क्या कुछ ये नीतीश कुमार जी ने सदन में कहा था कि हम ही तो बनाए हैं, मेरी मूर्खता है, मेरी गलती है, वो बयान याद आ गया मुझे। तो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति बनी है और हम लोगों ने जो सारे बयानों के आधार पर जिस तरह से हम लोगों ने जमीन तैयार किया था कि ये होने वाला है, लगभग उसी पर सब कुछ चल रहा है। सिर्फ एक ही जगह आकर के जहां लालू प्रसाद को कुछ फैसला करना था इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, वो फैसला सीधा ना होकर के उस फैसले के लिए थोड़ा वक्त दिया गया है, और उसके अलावे ये सारी चीजें हुई हैं। जुलाई में कार्यक्रम भी स्थापना दिवस के साथ बिल्कुल खुला अधिवेशन की भी बात जी 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 ये सारी चीजें आने वाले वक्त में होंगी। तब तक आप देखिएगा कि मार्च तक जो समय दिया गया है अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का, दोनों चुनाव हो जाएगा, कमेटी का गठन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एक बात तय है कि 2025 के चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल होगा। मतलब मंगनी लाल वाला जो मैटर था वो दब गया। अब मंगनी लाल का मैटर तो मैंने पहले आपको बताया था, आपको याद होगा कि जितना हाइप हुआ था, मैंने कहा था कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि जिस आदमी के बारे में कहा जाता है कि वही लेकर के आए हैं जगदानंद सिंह, वो जगदानंद सिंह बाप बेटा सहित पूरा उनका ही गायब था। तो इसका सीधा मतलब है कि मंगनी लाल मंडल जो प्रेशर बना रहे थे, उस प्रेशर में तेजस्वी यादव तेज निकले और उनके प्रेशर बनाते बनाते में ही उनको लोक लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चर्चा बाबा जो रहेगी, ये क्या कुछ चर्चा रहने वाली है बयान में? निश्चित रूप से आप एक बात समझ लीजिएगा कि उठा पटक ऐसे ही होता रहेगा, और मार्च के बाद जब अप्रैल के बाद खरमास उतरेगा, मैंने दही चूड़ा वाला तो खत्म हो गया, कहानी इसका टाटा फिश हो गया, जो होना था सो हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात जो होगी वो सत्तू खा करके, आप जानते हैं कि बिहार में सत्तू फेमस है, सतुआन के बाद जो नई राजनीति का एक सृजन होगा वो एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा कि कौन किसके साथ है, कौन क्या करने जा रहा है और कौन किसके डीएनए पर प्रहार कर रहा है। चलिए, तो देखा आपने आज के चर्चा गरम में जो मुद्दे थे बिहार की राजनीति के, उस पर से पर्दा उठा दिया है बाबा ने, और एक बड़ी जानकारी दी है कि देखिए ये खरमास तो बीत गया, मकर संक्रांति बीत गया, जो होना था वो हुआ। ऐसा नहीं कि शांत माहौल में मकर संक्रांति बीत गया, खरमंडल हुआ, लेकिन हाँ अभी तक खरमंडल इतना ही हुआ है, खिचड़ी इतनी ही पकी है जो लोगों को बाहर बाहर नहीं दिख पा रही है। लेकिन जब सतुआन खत्म होगा बिहार में, यानी दोबारा वाला खरमास जब खत्म होगा, तब एक बार फिर से बिहार की राजनीति एक नई दिशा में करवट लेगी, और तब जाकर क्लियर स्पष्ट हो जाएगा कि आने वाले चुनाव में कौन किसके साथ है, क्या कुछ हो रहा है, क्लियर कट पता चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816